हेलो एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनसीसी नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। एमसीक्यू है अपना, द मोस्ट कॉमन ड्रॉबैक ऑफ द गिवन डिवाइस इज। इस डिवाइस का हम यूज करते हैं तो इसका मोस्ट कॉमन ड्रॉबैक क्या है? ड्रग डिपॉजिट इन द ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स के अंदर ड्रग जो है वो डिपॉजिट हो जाती है। बैक्टीरियल कंटामिनेशन इसमें ज़्यादा होता है। नॉट पोर्टेबल, या फिर डजंट प्रोवाइड मल्टीपल डोजेज, ये मल्टीपल डोज को प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो इस इंस्ट्रूमेंट के साथ में अपन या फिर इस डिवाइस के साथ में जब हम कोई डोज लेते हैं तो उससे क्या मोस्ट कॉमन ड्रॉबैक होगा? क्या रहेगा अपना आंसर? तो देखिए, ये जो डिवाइस है, सबसे पहले इसके बारे में क्या नाम है, क्या कहते हैं इसको? इसको कहा जाता है PMDI। क्या मतलब होता है इसका? ऐसे तो आप सभी ने पढ़ा होगा, एमडीआई है, ठीक है। पी का क्या मतलब होता है इसमें? प्रेशराइज्ड होता है ये, ठीक है। एमडीआई तो होता है मतलब प्रेशराइज्ड एमडीआई है ये, ठीक है। करेक्ट नेम इसका क्या है? पीएमडीआई, मतलब प्रेशराइज्ड मेटर्ड डोज इनहेलर। इसे हम क्या कहते हैं? प्रेशराइज्ड मेटर्ड डोज इनहेलर। और इसका मोस्ट कॉमन ड्रॉबैक क्या होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा कि जो भी हम ड्रग इससे इनटेक करते हैं ड्रग का, तो वो ज़्यादा चांसेस उसमें क्या होते हैं कि ड्रग जो है वो ओरोफेरिंग्स तक ही डिपॉजिट होने के चांसेस रहते हैं। ये इसका मोस्ट कॉमन और सबसे ज़्यादा होने वाला ड्रॉबैक होता है अगर हम एमडीआई का यूज करते हैं तो। अब देखिए, ये जो डिसएडवांटेज है मोस्ट कॉमन, इसको अवॉइड करने के लिए क्या यूज में लिया जाता है? इसको अवॉइड करने के लिए यूज में लिया जाता है फॉर अवॉइड यूज स्पेसर। अभी मैं आपको स्पेसर की भी इमेज दिखाऊंगा कि स्पेसर क्या होता है, किस प्रकार से ये मीटर डोज इनहेलर से कनेक्ट होता है और किस प्रकार से उसके अंदर ड्रग इनटेक की जाती है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो ड्रग रहते हैं उसका ड्रग के पार्टिकल्स की साइज क्या होती है। बन सकता है एमसीक्यू। देखिए, कुछ न्यू एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे, और ऐसे एमसीक्यू या तो आपने पढ़े होंगे तभी एमसीक्यू सोल्व कर पाओगे, नहीं तो कोई भी एमसीक्यू ये सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखो, इस मीटर इनहेलर डोज से आप कितने डायमीटर की डोज को आप इनटेक कर सकते हो, या फिर कितने ड्रग की साइज की डोज को आप इनटेक कर सकते हो। तो इसका आइडियल साइज कितनी होती है इस ड्रग की? 1 to 5 माइक्रोन, ठीक है। कितनी डोज रहती है इसकी? जो डायमीटर रहता है वो कितना रहता है? 1 to 5 माइक्रोन का आइडियल साइज की ड्रग ही अपन क्या करते हैं, इससे इनहेल करने में काम में लेते हैं। अगर लेस देन 1 माइक्रोन की होगी तो वो ड्रग जो है वो क्या करेगी? सेटल डाउन होने में प्रॉब्लम आएगी, सेटल डाउन में अल्ट्रेशन आएगा ड्रग का। और अगर मोर देन 5 रहेगी तो चांसेस है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ही वो जमा हो जाए, या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर क्या हो जाए? एक्यूमुलेशन हो जाए। इसलिए इस मीटर डोज इनहेलर से कितना अपन लेते हैं? 1 to 5 माइक्रोन का ड्रग पार्टिकल को ही काम में लिया जाता है। इससे बड़ा लेंगे तो क्या होगा, इससे छोटा लेंगे तो क्या होगा, वो भी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। और इस प्रॉब्लम को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? ओरोफेरिंग्स का यूज में लेते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनता है यहीं से कि इसके अंदर एक गैस का यूज होता है। इस मीटर डोज इनहेलर के अंदर एक गैस यूज की जाती है। कौन सी गैस का इसके अंदर यूज किया जाता है? तो देखिए, यहाँ पर जो गैस यूज में ली जाती है, इसके अंदर आप देखो, जब भी आप इसके अंदर इसको पंच करते हो तो उसमें से गैस भी निकलती है, साथ में ड्रग भी मिक्स हुई हुई रहती है। इसमें जो गैस यूज में ली जाती है वो है HFA। क्या मीनिंग हो गया इसका? इसका मतलब होता है हाइड्रोक्सी फ्लोरो एल्कलाइन। इस गैस को यूज किया जाता है। इसका क्या रोल होता है? इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है
प्रोपल्स द ड्रग्स आउट। ठीक है, जो भी ड्रग हम इसके अंदर भर के रखते हैं उस ड्रग को बाहर प्रोपल करने में, बाहर एक्सपेल करने में काम में आती है कौन सी गैस? HFA, मतलब हाइड्रोक्सी फ्लोरो एल्कलाइन गैस। डिसएडवांटेज तो एक तो हो गया इसका, ड्रग डिपॉजिट हो जाती है ओरोफेरिंग्स के अंदर। दूसरा क्या हो सकता है, इसको यूज में कैसे लेते हैं? ठीक है, मीटर डोज इनहेलर को यूज में कैसे लेते हैं, ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। विथ इंस्पिरेशन, ठीक है, जब हम एयर को इंटेक करते हैं उसी टाइम पे इस मीटर डोज इनहेलर को इसको यूज में लेना चाहिए। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। कई बार जो एक्सपर्ट नहीं होते हैं, जो फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहे होते हैं, उनके लिए डिसएडवांटेज है, क्योंकि एक साथ में राइम बनना थोड़ा मुश्किल होता है पेशेंट्स के लिए। तो ये एक माइनर सा इसका ड्रॉबैक ये भी है। अब देखिए हमने इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज में लिया था? स्पेसर, उसके बारे में बात करते हैं। अभी आपके सामने जो इमेज दिखाई दे रही है ये क्या है? स्पेसर है। ठीक है, पीछे आपका इसमें मीटर डोज इनहेलर को इसमें कनेक्ट कर दिया गया है। आगे क्या होता है? आगे ये मास्क लगाया हुआ है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, अपन इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने से इसके अंदर क्या होगा, जो भी इसकी ड्रग है वो इसके अंदर आ जाएगी। फिर इसको आराम से अपन इनहेल कर सकते हैं। ठीक है, इसको वो अवॉइड ओरोफेरिंग्स में ड्रग के एक्यूमुलेशन होने से अपन प्रिवेंट कर सकते हैं, किसे? स्पेसर के माध्यम से। और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इसको जो है वो अटैच्ड किया जाता है माउथ के साथ में और MDI के साथ में। नेक्स्ट MCQ है, मीजोप्रोस्टोल यूज्ड इन द इंडक्शन ऑफ लेबर ऑफ एन एनालॉग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। मीजोप्रोस्टोल को हम यूज करते हैं लेबर को इंडक्शन करने में। ठीक है, तो ये कौन से टाइप के प्रोस्टाग्लैंडिन का एनालॉग है? PGE1, PGE2, PG12 या फिर PGF2 अल्फा। मीजोप्रोस्टोल कौन से टाइप के प्रोस्टाग्लैंडिन का एनालॉग है? तो देखिए इस MCQ का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, मिजोप्रोस्टोल कौन से टाइप के प्रोस्टाग्लैंडिन का एनालॉग है? तो PGE1। ठीक है, तो देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या क्या यूज होता है अपने प्रेगनेंसी के अंदर या फिर ऑब्स्टेटिक्स के अंदर। तो देखिए ये क्या करता है? इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन, और क्या काम में आता है? टर्मिनेशन ऑफ मोलार प्रेगनेंसी, इसके बाद में इंडक्शन ऑफ लेबर, इसके बाद में सर्वाइकल रिपनिंग, इसके बाद में एक्सेलरेशन ऑफ लेबर। ठीक है, इस प्रकार के इसके काम होते हैं किसके? प्रोस्टाग्लैंडिन के। इसका मिजोप्रोस्टोल का एनालॉग क्या होता है? PGE1। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? मिजोप्रोस्टोल की। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्या क्या MCQ बनते हैं तो देख लीजिए। मिजोप्रोस्टोल को हम PGE1 से भी डिनोट कर सकते हैं। इसके लिए यूज लिया था सबसे ज्यादा फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। रूट क्या रहता है इसका? सेकंड MCQ, रूट रहता है इसका ओरली एंड ट्रांसवेजाइनली। ट्रांसवेजाइनली रहता है रूट इसमें मोस्ट इफेक्टिव। ओरली से ज्यादा ट्रांसवेजाइनली इसका मोस्ट इफेक्टिव रहता है। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं डोज की, कि क्या डोज देंगे हम इंडक्शन ऑफ लेबर के अंदर? डोज देंगे
25 माइक्रोग्राम पर वेजाइनली एवरी 4 आवर, ठीक है। ये इसकी क्या रहती है, डोज रहती है। पूछा रहता है एग्जाम में एमसीक्यू। नेक्स्ट इसके एमसीक्यू आता है साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट की बात करें तो ये क्या कोज करवाता है, टैकिसिस्टोल। और नेक्स्ट क्या रहता है, एमसीक्यू बनता है तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किसके अंदर होता है, एलएससीएस के अंदर। अगर किसी क्लाइंट में प्रीवियसली एलएससीएस हो रखा है तो उसको हम ये जो मीजोप्रोस्टोल है ये हम यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करवाएंगे फॉर द इंडक्शन ऑफ लेबर। अब एज ए नर्स आपका क्या रोल हो सकता है, यहाँ पे आपसे रिलेटेड एमसीक्यू बनता है तो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट बन सकती है कि आप मदर को बोलोगे, आस्क द मदर फॉर empty the bladder before administering medication, empty the bladder। एंड सेकेंड वन आप बोलोगे कि आफ्टर मेडिकेशन इंसर्शन रिमेनिंग lateral position for 30 to 60 मिनट। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं आपके लिए। एज ए नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी यहाँ पे क्या रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं मीजोप्रिस्टोल के अकॉर्डिंग ही सिमिलर ही एक यहाँ पे एक और केमिकल होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, PGE2। ठीक है, एक और प्रोस्टाग्लैंडिन का एनालॉग होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिनोप्रोस्टोन। डिनोप्रोस्टोन क्या काम आता है, ये क्या करता है, इट इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ मायोमेट्रियम फॉर ऑक्सीटोसिन। अगर एग्जामिनर आपसे एमसीक्यू पूछे कि कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन का टाइप है जो मायोमेट्रियम की सेंसिटिविटी बढ़ा दे ऑक्सीटोसिन के लिए, फिर इंडक्शन ऑफ लेबर को करवाया जा सकता है, तो वो कौन सा है, डायनोप्रोस्टोन। इसकी अगर हम डोज पूछें, एग्जामिनर आपसे डोज पूछ ले तो वो कितना होता है, 0.5 mg बाई सर्वाइकल। ठीक है, सर्वाइकल के अंदर इसको क्या किया रहता है, डालता है डायरेक्टली। ठीक है, 6 आवरली इसको जो है वो काम में लेते हैं, 4 डोज होती है इसकी भी। तो यहाँ पे दोनों ध्यान में रखना, PGE1 क्या होता है, PGE2 क्या होता है। इस एमसीक्यू का अपना करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, जो एक एनालॉग की तरह काम करता है मीजोप्रोस्टोल का। एमसीक्यू में आपसे मीजोप्रोस्टोल का बारे में पूछा गया तो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। और इसके बारे में हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है, क्या क्या एमसीक्यू पीछे बना हुआ था और आगे बन सकता है वो भी पढ़ लिया है। इन अर्ली प्रेगनेंसी clinical sign of feeling the cervix and the body of bulky uterus separated because of softening of the stomach at 6 to 8 week of gestation। ठीक है, देखिए एक बार इस साइन के बारे में पूछा गया है। देखिए आपको इधर फोकस करना है कि एक प्रकार का ये क्या है, क्लिनिकल साइन है। ठीक है, इसके अंदर क्या देखने को मिला आपको, आपने फील किया किसको, सर्विक्स को और यूट्रस की बॉडी को। तो कैसे देखने को मिले, बल्कि और दोनों एक दूसरे से क्या थे, सेपरेटेड थे। क्यों थे सेपरेटेड, क्योंकि स्तमस के आसपास में क्या आ गई थी, सॉफ्टनिंग आ गई थी। और कब आ गई थी सॉफ्टनिंग, या 6 to 8 वीक ऑफ गेस्टेशन। तो इस साइन को हम क्या कहेंगे, गुडल साइन, चैडविक साइन, पिस्कासेक साइन या फिर हेगार साइन। पहले के टाइम में आपको इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन दी जाती थी या फिर डेफिनेशन पूछी जाती थी। अभी थोड़ा आपको इस प्रकार से क्लिनिकल बेस्ड एमसीक्यू आपको या फिर सिनेरियो बना के एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। क्या रहेगा आंसर, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हेगार साइन। ठीक है, हम क्या कहेंगे, हेगार साइन के अंदर क्या होता है, देखिए जो हमारा यूट्रस होता है वो कैसा रहता है, बल्की रहता है।
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आराम से। आंसर क्या था? हेगार साइन। तो देखिए हेगार साइन में क्या होता है कि जो अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस कैसा रहता है? लार्ज रहता है। अपर पार्ट ऑफ यूट्रस कैसा रहता है? लार्ज रहता है। सेकेंड हम लिख सकते हैं लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस कैसा रहता है? इसके अंदर एम्प्टी रहता है। और जो सर्विक्स होता है वो कैसा रहता है? फर्म रहता है। फिर जब हम असेसमेंट करते हैं तो हमें जो स्टमस वाला पार्ट भी कैसा देखने को मिलता है? सॉफ्ट देखने को मिलता है, फर्म देखने को मिलता है। और करते हैं कब भाई ये टेस्ट? जनरली कब करते हैं? 6 to 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे हम ये टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। ये भी पूछा जाता है आंसर में आपसे, और इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, इसकी इमेज भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा अपना? हेगार साइन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी गुडल साइन की। तो गुडल साइन में क्या होता है? सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ सर्विक्स की सॉफ्टनिंग हो रही है, उसको अपन क्या बोलते हैं? गुडल साइन। या फिर एग्जाम में डायरेक्ट लिखा आता है सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, क्या कहलाएगा? तो गुडल साइन। और ये साइन कब हम परफॉर्म करते हैं गुडल साइन को? तो करते हैं 6 वीक पे। 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे असेस करते हैं किसको? गुडल साइन को। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट साइन क्या होता है? चैडविक साइन। इसी साइन को हम क्या बोलते हैं? जैक्यूमर साइन। साइन को क्या बोलते हैं? जैक्यूमर साइन भी इसी को ही बोलते हैं। होता क्या है इसके अंदर? तो ब्लूइश डिसकलरेशन ऑफ वेस्टिब्यूल्स। ठीक है, वेस्टिब्यूल्स का ब्लूइश डिस्कलरेशन होना क्या कहलाता है? चैडविक साइन या फिर जैक्यूमर साइन। इसे हम कब असेस करते हैं? इसका टाइम ड्यूरेशन रहता है 8th वीक के आसपास। तो टाइम ड्यूरेशन भी याद रखना, ये भी पूछा रहा था एग्जाम के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट आपको यहाँ पे पूछा गया है पिस्काक साइन। ठीक है, तो पिस्काक साइन कब सबसे पहले किया कब जाता है? तो 6 to 8 वीक पे। इसमें क्या देखते हो आप? एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस क्या कहलाता है? पिस्काक साइन। नेक्स्ट साइन होता है वो होता है पामर साइन। कब परफॉर्म करते हैं? तो 4 to 8 वीक पे। इसके अंदर क्या होता है? रेगुलर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ड्यूरिंग बाई मैनुअल एग्जामिनेशन। इसके बाद में जो साइन आता है वो आता है ओसिएंडर साइन। ओसिएंडर साइन को कब परफॉर्म करते हैं? तो 8th वीक पे। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? इंक्रीज पल्सेशन एट लेटरल फोर्निक्स ऑफ वेजाइना। वेजाइना के लेटरल फोर्निक्स के ऊपर आपको क्या देखने को मिलता है? पल्सेशन देखने को मिलता है, वो भी ज्यादा बढ़ा हुआ। इसे हम क्या बोलते हैं? ओसिएंडर साइन। और कब परफॉर्म करते हैं इसको? 8th वीक पे। इसके बाद में नेक्स्ट साइन आता है वो होता है ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ये कब आते हैं? मोर देन 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होते हैं? पेनलेस इरेगुलर स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन। पेनलेस इरेगुलर स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन। तो इसी के साथ ही हमने सारे सभी प्रकार के साइन को डिस्कस कर लिया है।
अभी हम इनकी देख लेते हैं इमेजेस, ताकि कोई डाउट ना रहे अगर एग्जामिनर इमेज देके भी आपसे पूछता है तो। अभी जो आपको ये साइन दिख रहा है, ये कौन सा साइन है? तो ये है हेगार साइन। इसके अंदर देखिए अपर बॉडी यूट्रस कैसी हो रही है, लार्ज दिखाई दे रही है आपको। लोअर बॉडी ऑफ यूट्रस कैसी दिखाई दे रही है? एम्प्टी दिखाई दे रही है। ठीक है, और जो इस्थमस वाला पार्ट है वो कैसा हो गया है? सॉफ्ट हो गया है। ठीक है, तो ये कौन सा साइन हो गया अपना? हेगार साइन। और ऐसी इमेज आपको दिखाई देगी तो वो कौन सा साइन असेस कर रहा है एग्जामिनर? हेगार साइन को असेस कर रहा है। अभी जो आपको इमेज दिख रही है, फर्स्ट इमेज ये कौन सी है? हेगार साइन। एंड सेकेंड इमेज जो आपको दिख रही है, ये कौन सी साइन है? पिस्काक्स साइन। इसके अंदर क्या देखते हैं अपन? एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जामिनर के देखो, यहाँ पे फिंगर्स आपको दिख रहे हैं आराम से, वो यूट्रस के एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट को नोट करता है यहाँ पे। नेक्स्ट एमसीक्यू है, 13-year-old चाइल्ड विजिट गायनोकोलॉजिकली ओपीडी गायनोकोलॉजी ओपीडी with a complaints of not attending menarche with karyotyping 46XX। ठीक है, सबसे पहले एक 13-year-old चाइल्ड है जो गायनोकोलॉजी ओपीडी में गई है, उसको अभी तक मेनार्की नहीं आई है और साथ में उसका कैरियोटाइप भी कैसा है? 46XX। ऑन एग्जामिनेशन क्लिट्रोमेगाली सीन। ठीक है, उसके जो क्लिटोरिस है वो उसमें मेगाली आपको देखने को मिली है। ठीक है, मेगाली का मतलब साइज का एनलार्जमेंट का होना, क्लिट्रोमेगाली। विच एंजाइम इज मोस्ट लाइकली टू बी डेफिशिएंट इन अबोव कंडीशन? कौन सा एंजाइम यहाँ पे मोस्ट लाइकली डेफिशिएंट होगा? 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, या फिर 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम? कौन से एंजाइम की यहाँ पे डिफिशियंसी देखने को मिलेगी? क्या रहेगा आंसर? तो देखिए, ये जो कंडीशन आपको बताई जा रही है, ये कंडीशन क्या हो सकती है, इसके क्या हो सकता है क्लाइंट के अंदर? इट इज द कंजेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया। ठीक है, कंजेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया का यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं पेशेंट में। और इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की यहाँ पे क्या होती है? डिफिशियंसी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इस प्रकार के साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट के अंदर दिखाई देते हैं। क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर इनबोर्न एरर ऑफ एड्रिनल स्टेरॉइड मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर होती है ये। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि बस ये किसमें होता है? कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेशिया के अंदर ये कंडीशन देखने को मिलती है। और इसके अंदर कौन सा एंजाइम की डिफिशियंसी होती है? तो 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। नेक्स्ट एमसीक्यू, पूछे गए एमसीक्यू हैं सारे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी एमसीक्यू बिना पूछा गया आपके एग्जाम में यहाँ पे सोल्व करवा रहा हूँ, इतना नियर बाई एग्जाम है। सारे के सारे एमसीक्यूज आपको प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, वही सोल्व करवाए जा रहे हैं। ठीक है, जिनमें डिस्कशन की जरूरत है या फिर जो टॉपिक लगता है हमें कि हाँ ये वापस आ सकता है, उसमें मैं डिस्कशन करवाता हूँ। और जो टॉपिक ऐसा है कि हाँ ये 2-3 साल में एक बार पूछा गया एमसीक्यू वापस रिपीट नहीं हो रहा है, लाइक दिस एमसीक्यू, तो इसको मैं ज़्यादा डीप में नहीं लेके जाऊंगा। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, डिस्टेंशन मीडिया यूज्ड फॉर हिस्टेरोस्कोपी विथ बाइपोलर कोटरी। ठीक है, डिस्टेंशन मीडिया हम यूज करते हैं किसमें? हिस्टेरोस्कोपी विथ बाइपोलर कोटरी के साथ में। तो उसमें डिस्टेंशन मीडिया क्या यूज में लिया जाएगा? डिस्टेंशन मीडिया का मतलब होता है कि आप जैसे ऑप्शन में क्या दिया गया? ग्लाइसिन, NaCO2 और डेक्सट्रान 70। ठीक है, ये किस प्रकार से डिस्टेंड करके रखेंगे? ठीक है, ताकि आपका जो हिस्टेरोस्कोपिक जो प्रोसीजर है वो कंप्लीटली हो जाए। तो इसके अंदर कौन से मीडिया को इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है? ग्लाइसिन को यूज करेंगे, NS को यूज करेंगे, CO2 को यूज करेंगे, या फिर डेक्सट्रान को यूज करेंगे? देखिए, हिस्टेरोस्कोपी है, इसके अंदर हमें क्या करना है? सेपरेट
द यूटेराइन वाल। और किससे सेपरेट करोगे? सेपरेट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? डिस्टेंड। ठीक है, इनमें गैप बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एब्डोमिनल डिस्टेंस होता है उसी प्रकार से यूट्रस को भी डिस्टेंड करना होता है। तो इसके अंदर आपसे पूछा है कि किसकी हेल्प लोगे आप इसको डिस्टेंड करने के लिए, ताकि आपको जो हिस्टेरोस्कोपिक का जो व्यू है, व्यू कौन सा होता है? पैनारोमिक। जो पैनारोमिक व्यू होता है वो अच्छे से आपको दिखाई दे सके, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? गैस और लिक्विड को हम यूज किया जाता है डिस्टेंड करने के लिए। जनरली जनरली किसी भी ऑर्गन कैविटी को डिस्टेंड करने के लिए क्या यूज में लेते हैं? या तो गैस को यूज लेंगे या फिर लिक्विड को यूज लेंगे। तो देखो गैस में कौन सी यूज में ली जाती है? तो CO2। और लिक्विड में किसको यूज में लिया जाता है? तो NS को। तो CO2 है, ये कौन से कंडीशंस के अंदर आती है? डायग्नोस्टिक के अंदर। ठीक है, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन करना है तो आप CO2 का यूज करोगे। मगर इसके अंदर पूछा गया है कि विथ बाइपोलर कोटरी, अगर ये MCQ इतना होता है कि डिस्टेंस इन मीडिया यूज इन हिस्टेरोस्कोपी, तो आप CO2 दे सकते थे। मगर इसने एग्जामिनर ने क्लियरली बताया कि बाइपोलर कोटरी का साथ में यूज में ले रहे हैं, तो अभी आपको क्या यूज में लेना होगा? तो आपका आंसर क्या जाएगा? नॉर्मल सेलाइन। क्योंकि देखिए बाइपोलर कोटरी का यूज कब लिया जाता है? जब यहाँ पे थोड़ा बहुत क्या यूज में आपका लिया जाए? प्रोसीजर, किसी आपने प्रोसीजर को यूज कर रहे हैं साथ साथ में, तो आपको इसमें बायोपोलर कोटरी काम में ली जाती है, ताकि वो कट भी कर सके और कोगुलेशन भी कर सके, उसमें बायोपोलर कोटरी का यूज में आता है। तो इसके लिए आपको कौन सा मीडिया यूज में लेना पड़ेगा? तो वो पड़ेगा NS, क्योंकि ऑपरेटिव प्रोसीजर के अंदर आप किसका यूज में लेते हो? NS का यूज में लेते हो। और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के अंदर आप किसका यूज लेते हो? CO2 का यूज लेते हो। तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखना। CO2 क्यों यूज में ली जाती है? क्योंकि सोल्यूबल इन ब्लड, एंड ये क्या रहती है? एकदम सेफ रहती है। नेक्स्ट MCQ, a pregnant female had meconium sustained liquor and underwent emergency LSCLs. A few days later, her condition deteriorated and USG showed edematous bowel। USG में आपने देखा क्या है उसको? उसका जो बोवेल है वो कैसा हो गया? एडेमेटस हो गया, स्वेलोइड हो गया है। इसका कोज क्या है? ठीक है, प्रेग्नेंट फीमेल थी जिसको मेकोनियम स्टैंड लिकर हुआ था, उसने क्या करवाई थी? LSCS करवाई थी। और अभी बाद में वो आपके पास में वापस से आया है, आई है फीमेल आपके पास में, और अभी वो कैसी है? डिस्टोरेटेड है। आपने USG किया, USG में आपने देखा कि उसकी जो बॉवल है वो कैसी हो गई? एडेमेटस है। इसका कोज क्या हो सकता है? तो देखो मेकोनियम पेरिटोनाइटिस हो गया उसको, पैरालाइटिक इलियस हो गया, एडहेसिव इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस उसके अंदर अकर होगी, इसलिए वहां पे एडिमा या फिर स्वेलोविंग देखने को मिला आपको। देखो प्री और मेंस में OBG का काफी अच्छा आपको मैटर देखने को मिलेगा, OBG साइकेट्रिक से रिलेटेड। एक क्लास में साइकेट्रिक की भी ले लूंगा, अगर एग्जाम से पहले पहले, अगर कल का दिन अगर मैं फ्री रहता हूँ तो। उसके अंदर से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ड्रग्स से रिलेटेड MCQ आते हैं वो मैं आपको सोल्व करवाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। तो देखिए जब कभी किसी क्लाइंट को LSCS करवाया जाता है तो उसके अंदर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पोस्ट ऑपरेटिवली क्या देखा जाता है? तो पैरालाइटिक इलियस। ठीक है, और ये भी जो आपकी जो करेक्ट इसके अंदर जो कंडीशन दी गई है वो पैरालाइटिक इलियस की वजह से हो रहा है। पैरालाइटिक इलियस क्या होता है कि वहां पर पेरिस्टाल्टिक जो वेव है वो जनरेट नहीं हुई है अभी तक। ठीक है, और उसकी वजह से ये एडमेटस बोवल वहां पे देखने को मिला है। ठीक है, इसलिए क्यों क्यों क्लाइंट ने क्या कराया था? LSCS कराया था। तो वहां पे कॉमन कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आता है क्या? पैरालाइटिक इलियस। नेक्स्ट MCQ, बेटामेथासन इज गिवन टू प्रीटर्म पेशेंट फॉर ऑल एक्सेप्ट। बेटामेथासन प्रीटर्म पेशेंट को दिया जाता है
नीचे दिए ऑप्शंस में सभी के लिए एक को छोड़ के, फीटल लंग मेच्योरिटी के लिए, डिक्रीज इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज के लिए, प्रिवेंट वेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया के लिए, या फिर प्रिवेंट पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए। ठीक है, बीटा मेथासोन दिया रहता है प्री टर्म को, एक को छोड़ के, कौन सी कंडीशन को छोड़ के? तो देखो ये जो एमसीक्यू है वो किस टॉपिक में से आया आपके? एंटीनेटल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। एंटीनेटल कोर्टिकोस्टेरॉइड देखिए हम कौन कौन से दे सकते हैं, इसके अंदर एक आता है क्या? बेटामेथासोन, एंड सेकंड वन जो आता है वो है डेक्सामेथासोन। ये दो प्रकार के हम एंटीनेटल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स को हम काम में लेते हैं। इनका मैकेनिज्म्स क्या होता है देखिए, दोनों का ही मैकेनिज्म होता है एक्सीलरेट द डेवलपमेंट ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 न्यूमोसाइट्स ये क्या करती है? ये करती है स्टिमुलेट एंड सिंथेसिस ऑफ सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट कौन से होते हैं? लेसिथिन एंड स्पेंगोमाइलिन को। अब इनके सिक्रेशन से क्या होता है, ये क्या काम करते हैं, फंक्शन क्या होता है इसका? डिक्रीज इंसिडेंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, डिक्रीज द इंसिडेंस of respiratory distress, and second one provide the रेस्पिरेटरी फंक्शंस एस्टैब्लिशमेंट करने में काम में आते हैं। ठीक है, दूसरा ये क्या करते हैं, इंसिडेंस को कम करते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की। अब नेक्स्ट इससे एमसीक्यू आता है कि इनकी डोज क्या रहती है। फर्स्ट मैं बता रहा हूँ किसकी, बीटा मेथासन की, इस साइड में बताऊंगा डेक्सा मेथासन की। बीटा मेथासन की डोज एग्जाम में पूछी भी जाती है। ये डोज रहती है 12 mg क्वार्टरली 24 आवर्सली। कितने टाइम तक, डोज कितनी देंगे इसकी? 2 डोज रखते हैं। ठीक है, 12 mg की। और डेक्सामेथासोन की डोज क्या रहती है? 6 mg पर 12 आवर्ली। ये किसकी कितनी डोज रहती है? 4 डोज यहाँ पे अपन इसकी प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू बनता है तो वो बनता है क्या, साइड इफेक्ट न्यूबॉर्न्स के अंदर। इस कौन क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं? तो साइड इफेक्ट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के अंदर क्या पढ़ोगे? हाइपोग्लाइसीमिया। एग्जाम में एमसीक्यू पूछा हुआ है कि व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या फिर बेटामेथासोन। किस में देखने को मिलेगा? जो प्रीटर्म कौन से हो, लेट प्रीटर्म। और दूसरा आते हैं साइड इफेक्ट कौन से? लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट में क्या आ सकते हैं? न्यूरोलॉजिकल डाटा, न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट। इसके अलावा मेंटल और बिहेवियरल चेंजेस हो सकते हैं पेशेंट के अंदर। बस आपको यह ध्यान रखना है, हाइपोग्लाइसीमिया कोज करवा सकता है स्टेरॉइड। वो भी कौन सा? बीटा मेथासोन। इसके अंदर लेट प्रीटर्म के अंदर। ये मैं बात किस में कर रहा हूँ? प्री टर्म की बात कर रहा हूँ। ऐसे तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि हाँ, जब बॉडी में स्टेरॉइड बढ़ता है तो ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ता है, तो वो अलग कंसेप्ट है। बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि प्री टर्म के अंदर ये इसका क्या साइड इफेक्ट होता है, तो हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि प्री टर्म है। ठीक है, मतलब बच्चा जो है वो उसका मैटरनल जो भी न्यूट्रिशन सप्लाई थी वो उसकी कम हो चुकी है। देते हैं कब है इसको? 36 वीक के आसपास में। ठीक है,
36 वीक पे आसपास में जो प्रीटर्म बच्चा रहता है उसको देते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तो पहले से ही उसका मैटरनल सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन सोर्स एकदम यहाँ पे उसका डी लिंक हो चुका है। इसलिए देखिए इसके अंदर कौन सा एक्सेप्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा कि किसी भी तरीके से पोस्ट पार्टम हेमरेज को ये करेक्ट नहीं करता, प्रिवेंट नहीं करता है। बाकी फीटल लंग मेच्योरिटी को अच्छा करता है, मेनली दिया भी इसी के लिए जाता है। डिक्रीज करता है इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज को बिल्कुल, और प्रिवेंट पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेसिया, ठीक है, इसको भी ये प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, A sexually active female with profuse frothy fall smelling discharge with intense itching। एक सेक्सुअली एक्टिव फीमेल है जिसको क्या हो रहा है, फ्रोदी फॉल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहे हैं उसको, उसके साथ में क्या हो रही है, उसको इचिंग भी हो रही है, काफी इंटेंस फुल इचिंग हो रही है। सर्विक्स का एग्जामिनेशन कैसा किया था, तो सर्विक्स कैसा मिला आपको, स्ट्रॉबेरी सर्विक्स। मैंने स्ट्रॉबेरी सर्विक्स से रिलेटेड एक एमसीक्यू करवा रखा है पहले, इसका भी आंसर वही जाएगा जो उसका जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा यहाँ से लैंग्वेज चेंज करके आपके सामने वापस से दूसरा एमसीक्यू लाया गया है। रिवील्ड ऑन एग्जामिनेशन, कि भाई आपने एग्जामिनेशन किया, आपके पास में सर्विक्स कैसा दिखाई दिया, स्ट्रॉबेरी सर्विक्स। व्हाट विल बी द डायग्नोसिस, अब इसका डायग्नोसिस क्या रहेगा कि ये क्या है, किसकी वजह से ये हुआ है, तो ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, कैंडिडियासिस, या फिर नन ऑफ अबोव। तो देखिए यहाँ पर अपना जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है, किसका यहाँ पे कंडीशन बताई गई है, ये है ट्राइकोमोनास वजाइनलिस की। और इसमें एक नाम और ऐड कर सकते हैं अपन, ग्रीनिश येलो वेजाइनल डिस्चार्ज विथ फॉल स्मेल। ये एमसीक्यू मैंने आपको बताया था और इसमें मैंने ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस करेक्ट करवाया था, बस थोड़ा सा इसमें घुमा के वापस से पूछा गया है, जिसका करेक्ट हुआ है उसको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी एग्जाम के अंदर, जिसका भी आंसर करेक्ट किया है। तो क्योंकि जो लैंग्वेज पढ़ना सीख गया उसके 50% से ज़्यादा पेपर उसको आसानी से कर लेगा वो, ठीक है। क्योंकि और आप अगर आपने 50% पेपर कर लिया तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, क्योंकि बात सारी खेल किसकी है, लैंग्वेज की है। इसीलिए मैं थोड़ा एमसीक्यूज़ को यहाँ पे घुमा घुमा के जो भी एग्जामिनर पूछते हैं अपने को, बस वैसे एमसीक्यू सोल्व करवा रहा हूँ। बस आंसर आप सभी ने पढ़ रखे हैं, आंसर के टॉपिक्स आप सभी ने पढ़ रखे हैं, मगर एमसीक्यू पढ़ना समझना आपको सीखना है बस, और कुछ नहीं करना। एग्जाम टाइम में भी आपको ये करना है, एकदम शांत शांत होकर बैठना है, रिलैक्स होकर, और एक एक एमसीक्यू आराम आराम से पढ़ना है। 1.5 घंटा आपको टाइम मिलेगा, 100 आपके पास में एमसीक्यू देखने को मिलेंगे आराम से। इनफ टाइम है 1.5 घंटा 100 एमसीक्यूज के लिए, जो पढ़ाई करके गया उसके लिए। दोबारा तिबारा रिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपना पूरा टाइम लेके एमसीक्यू सोल्व कीजिए, ठीक है। लास्ट में आपके 5 मिनट भी बचते हैं, तो उसका ये नहीं कि आप वापस से एक बार से वापस से रिवीजन करो और एक दो एमसीक्यूज का आप आंसर चेंज कर दो। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। बस मार्क फॉर रिव्यू रहे आपके पास में, केवल उन्हीं को ही टच करना है, बाकी किसी को भी टच नहीं करना है। क्योंकि फर्स्ट टाइम आपका जो आंसर आता है मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि वो आंसर आपका करेक्ट ही रहता है, क्योंकि अपना ब्रेन में क्या कि अनकॉन्शियसली वो आंसर जब अपन पढ़ते हैं तो वो अपना ब्रेन अनकॉन्शियसली कुछ आंसर्स को करेक्ट कर देता है, फिर अपन ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके उसको गलत कर देते हैं। तो यह कभी मत करना, जो आपने सेलेक्ट कर दिया है। हाँ, हो सकता है जो आपने स्टार्टिंग में कोई एमसीक्यू देखा उससे रिलेटेड एमसीक्यू आपको पीछे मिल गया, तो आपको याद आ गया कि हाँ भाई आपने वहाँ पे गलती की है, तो उसको आप जरूर चेंज कर सकते हो। बट ऐसा नहीं कि आप एक एक एमसीक्यू को वापस से देखने के लिए लगे, इतना टाइम पीछे रखना ही मत आप कि आप ये सब करो। नेक्स्ट एमसीक्यू, प्रोलेक्टिन सीक्रेट्स मैक्सिमम एट, जो प्रोलेक्टिन हार्मोन होता है वो सबसे ज़्यादा सीक्रेट कब होता है, 24 आवर आफ्टर डिलीवरी, REM स्टेज में, 2 आवर आफ्टर रनिंग, या फिर 24 आवर आफ्टर ओवुलेशन। प्रोलेक्टिन हार्मोन सबसे ज़्यादा कब रिलीज होता है। REM का मतलब होता है रैपिड
आई मूवमेंट। तो आरईएम आप किस में पढ़ते हो? देखो थोड़ा अलग से थोड़ा टॉपिक में टच कर रहा हूँ यहाँ पे, इसके बारे में पूछ रहा था इसलिए। तो ये देखिए क्या होती है, स्लीप साइकिल होती है, जिसके अंदर क्या रहता है कि यहाँ पे साइकिल की दिशा चलती है राउंड में। इसके अंदर सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, लाइट स्लीप। पेशेंट को भी या फिर नॉर्मल पेशेंट को, पर्सन जो सोता है उसको क्या स्टार्टिंग के अंदर हल्की हल्की नींद रहती है। तो इस स्टेज का जो ड्यूरेशन रहता है वो कितने से कितना टाइम का पीरियड का रहता है, इतना टाइम पीरियड का रहता है। और इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, एन टू फेज। ये अभी कौन सी स्टेज है स्लीप की, एन टू फेज, जिसके अंदर पेशेंट कैसा रहता है, लाइट स्लीप के अंदर रहता है। एमसीक्यू बनता है स्लीप साइकिल से, इसीलिए इसको डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में नाम आ गया REM का। सेकेंड जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है N3 का। N3 में जो पर्सन रहता है वो कैसा रहता है, डीप स्लीप के अंदर रहता है। इसके बाद में जो थर्ड साइकिल आती है वो आती है REM की। REM से ये MCQ बनता है कि आपको ड्रीम्स आते हैं, वो कौन सी स्लीप की साइकिल में आते हैं, तो वो होती है REM स्लीप साइकिल, मतलब रैपिड आई मूवमेंट। जब पेशेंट को ड्रीम आएंगे तो उसकी आंखों का जो मूवमेंट है वो बढ़ जाता है स्लीपिंग के टाइम पे। तो आप देखोगे, किसी को भी देखोगे, अगर उसकी आंखों का मूवमेंट हो रहा है तो हो सकता है उसको वहाँ पे ड्रीम्स आ रहे हैं, ठीक है। और वो भी कौन सी स्टेज में पहुंच चुका है, REM स्टेज में। और लास्ट फाइनल जो स्टेज होती है स्लीप की वो कौन सी होती है, N1, ठीक है। N1 स्टेज से स्टार्ट होता है और कहाँ पे खत्म होता है, REM से स्टार्ट ओवर हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट में N1, सेकंड N2, थर्ड N3, 4 REM। REM में क्या आते हैं, ड्रीम्स आते हैं, ड्रीम्स आते हैं किसी भी पर्सन को, एंड ठीक है। ये होती है अपनी स्लीप साइकिल। सबसे पहले N1, N2, N3 और REM, रैपिड आई मूवमेंट। चलो ये तो थोड़ा ऑफ द ट्रैक बात थी अपनी। अब बात करते हैं अपने अपने आंसर के ऊपर। प्रोलेक्टिन सबसे ज़्यादा सीक्रेट कब देखने को मिलता है, इसका आंसर जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, 24 आवर आफ्टर डिलीवरी सबसे ज़्यादा सीक्रेट होता है क्या, प्रोलेक्टिन। बाकी रैपिड आई मूवमेंट के अंदर भी इंक्रीज होता है, 2 आवर आफ्टर रनिंग भी इंक्रीज होता है, मगर 24 आवर आफ्टर ओवुलेशन इंक्रीज नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों होता है, क्योंकि 24 आवर आफ्टर ओवुलेशन क्या होता है, एस्ट्रोजन ये क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को स्टार्ट कर देता है। इसका इफेक्ट पड़ता है किस पर, प्रोलेक्टिन पे, और इसका लेवल कैसा होता है, डिक्रीज हो जाता है। बस इतना ही ध्यान रखना है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या करेक्ट जाएगा, 24 आवर आफ्टर डिलीवरी मैक्सिमम प्रोलेक्टिन हार्मोन सिक्रेटेड होता है कब, 24 आवर आफ्टर डिलीवरी। और बाकी इधर क्या थी अपनी स्लीप साइकिल। तो ये देख लीजिए, ये इमेज है अपनी किसकी, स्लीप साइकिल की इमेज है अपनी। इसके अंदर सबसे पहले स्टेज N1, N2 होती है, वो होती है लाइट स्लीप की। N3 होती है, वो होती है डीप स्लीप की। और REM रैपिड आई मूवमेंट में क्या होता है, विविड ड्रीमिंग्स आपको देखने को मिलते हैं स्लीपिंग टाइम के अंदर, उसे हम बोलते हैं स्लीप साइकिल। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ए प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स हम लेते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है, कंप्लीट सप्रेस ऑफ ओवुलेशन, थिन लाइनिंग ऑफ यूट्रस, थिक सर्वाइकल म्यूकस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। प्रोजेस्टेरॉन हम लेते हैं, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स लेते हैं हम, उसका इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स किस प्रकार की पिल्स होती है, तो कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स होती है, ठीक है। प्रेगनेंसी को अवॉइड करने में काम में आती है। इसको पिल को ये भी बोलते हैं मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, ठीक है। मॉर्निंग आफ्टर पिल्स भी दे सकता है एग्जामिनर। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्या करता है, कंप्लीट सप्रेस कर देता है एक तो ओवुलेशन को, यूट्रस की लाइनिंग को बनाता है थिन, और सर्वाइकल म्यूकस कैसा करता है, थिक करता है। इसके अंदर किसी प्रकार का एस्ट्रोजन नहीं रहता है, सबसे नंबर 1 ध्यान में रखने की बात है। सेकंड बात, ओवुलेशन से प्रिवेंट करता है, और फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांटेशन को भी ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है।
अब देखिए इसके एडवांटेज क्या है। ये तो सारे इसके क्या हो गए, वर्क हो गए, अपनी बॉडी में इफेक्ट हो गए। एडवांटेज की हम बात करें, एडवांटेज क्या होता है, डजंट इंटरफेयर विथ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में ये इंटरफेयर नहीं करती है किसी भी प्रकार का, इसलिए इसको सेफेस्ट मेथड बताया गया है किसके अंदर, लैक्टेशन पीरियड में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा यूज करोगे आप, तो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। मैंने ये एमसीक्यूज भी आपको पहले सोल्व कराया, ठीक है, वहां पे मैंने आपको बताया था लैक्टेशनल ड्यूरेशन के अंदर प्रोजेस्टेरोन आपको ओसीपी देनी, तो आप क्या दोगे, तो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स आप प्रोवाइड करवाओगे। मैंने इस प्रकार का कुछ एमसीक्यू आपसे पूछा था लास्ट कुछ वीडियोज के अंदर, तो उसका आंसर आपको मिल गया होगा यहाँ पे। और दूसरा, ऑल्सो हेल्प इन प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स। ठीक है, जो प्री मेंस्ट्रुअल जो सिम्टम्स आते हैं उनमें ये हेल्प करता है, और पेनफुल पीरियड्स के अंदर हेल्प करता है। ठीक है, पेनफुल पीरियड्स रहते हैं उनको यहाँ पे ट्रीट करने में हेल्प करता है प्रोजेस्टेरोन, और जो पीएमएस प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स वगैरह रहते हैं उनमें भी ये हेल्प करता है। तो ये इसके दो एडवांटेज होते हैं, और बाकी ये सारे क्या है, फंक्शंस हैं इसके। नेक्स्ट एमसीक्यू, क्लास अच्छी लग रही हो तो कमेंट जरूर कर दिया करो, ऐसे आके वीडियो देख के मत जाया करो, ठीक है। कमेंट नहीं तो लाइक तो कर ही दिया करो, जब 1 घंटे की क्लास देखते हो तो ऐसे लाइक के ऊपर गलती से भी ऐसे दबा दिया करो वो गलती से। अब देखो मुझे आदत आदत नहीं है लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बार बार ये चीज़ें बोलने की, क्योंकि मेरा यही रहा है कि जो मैं पढ़ाता हूँ बस मैं टू द पॉइंट पढ़ाते हुए चलूँ, और जितना कम से कम टाइम में जितना मैं मेरा मैक्सिमम आउटपुट दे सकता हूँ वो मैं देने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मैं बार बार ये नहीं चिल्लाता रहता है कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ये करो। बस हाँ, अगर मैं आपको जो पढ़ाता हूँ वो अच्छा लग रहा है तो आपकी इच्छा है तो आप लाइक कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो उसमें मेरा कोई वो नहीं है। मेरी मेरी हॉबी है टीचिंग करवाना, तो मैं वो आप सभी के लिए मेरा बेस्ट देता हूँ यहाँ पे, और मैं कंटिन्यू देता रहूँगा टिल नो जो आपका मेंस आ रहा है तब तक। तो देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपका, एंटीवर्जन ऑफ यूट्रस इज मेंटेन्ड बाय। यूट्रस का शेप जो आपकी जो स्ट्रक्चर वगैरह है, ठीक है, वो क्या होती है, एंटीवर्जन एंटीफ्लेक्शन। तो उसमें एंटीवर्जन जो है वो यूट्रस का मेंटेन किस प्रकार से रहता है, उसके अंदर कौन हेल्प करता है, कौन उसको मेंटेन करता है, कार्डिनल लिगामेंट, यूटेरोसैक्रल लिगामेंट, प्यूबोसर्वाइकल लिगामेंट, या फिर राउंड लिगामेंट। क्या रहेगा यहाँ पे आंसर। तो देखो यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन कैसी रहती है, सबसे पहले तो आप सभी को पता होना चाहिए। नॉर्मल पोजीशन रहती है यूट्रस की, वो रहती है एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड। ये इस प्रकार से आपका यूट्रस जो है वो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है। अब हम बात करते हैं एंटीवर्टेड की। जब यूट्रस को हम कहते हैं कि यूट्रस कैसा है, एंटीवर्टेड है, तो इसका क्या मतलब होता है, यूट्रस का जो फंडस होता है वो किधर साइड झुका हुआ रहता है, यूट्रस फंडस पॉइंट्स टुवर्ड द प्यूबिक सिम्पाइसिस। इसी के सिमिलर एक और कंडीशन होती है जो अपन क्या बोलते हैं, रिट्रोवर्टेड। रिट्रोवर्टेड के अंदर जो फंडस होता है वो किस साइड के अंदर मुड़ा हुआ रहता है, तो टुवर्ड सेक्रम। ये समझ गए आप कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीवर्टेड। और यहाँ पर जो एंगल बनता है वो कितना का बनता है, 90 डिग्री का, और एंटी फ्लेक्शन के अंदर एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 170 डिग्री के आसपास का यहाँ पे एंगल बनता है। तो ठीक है, ये तो बात हो गई आपके अलग। अब देखो एंटीवर्जन के एंटीवर्जन शेप के अंदर इसको मेंटेन करके रखता कौन है, कौन सा लिगामेंट रखता है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, राउंड लिगामेंट। क्या जाएगा आपका आंसर करेक्ट यहाँ पे, राउंड लिगामेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू,
डायलेशन एंड क्यूरेटेज इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, डायलेशन एंड क्यूरेटेज को कौन से पीरियड के अंदर किसके अंदर इसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखा गया है? पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज के अंदर, एंडोमेट्रियोसिस के अंदर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर, या फिर नॉन ऑफ द अबोव? डायलेशन एंड क्यूरेटेज को कौन सी कंडीशन के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेट रखा गया है? तो देखिए, डायलेशन एंड क्यूरेटेज को कॉन्ट्रा इंडिकेट रखा गया है ऑप्शन नंबर ए में। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज अगर हो रखी है, उन फीमेल के अंदर डायलेशन एंड क्यूरेटेज को कॉन्ट्रा इंडिकेट रखा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, क्या होता है डायलेशन एंड क्यूरेटेज? ये कुछ नहीं, बस मेथड होता है टर्मिनेशन करने का प्रेगनेंसी को। वो भी कब? फर्स्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर इसको, जो 12 वीक के अंदर अंदर क्या ये डायलेशन एंड क्यूरेटेज को काम में लिया जाता है। टाइम ड्यूरेशन पूछे तो 10 to 12 वीक, बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अंदर ही, उसके बाद में इसको काम में नहीं लिया जाता। नेक्स्ट एमसीक्यू, फिम्ब्रेक्टोमी प्रोसीजर इज नोन एज, फिम्ब्रेक्टोमी प्रोसीजर को दूसरा नाम से क्या जानते हैं? यूचिदा मेथड, इरविंग मेथड, मैडलन टेक्निक, या फिर कॉयनर मेथड? यूचिदा मेथड, इरविंग मेथड, मैडलर टेक्निक, या फिर क्रॉयनर मेथड? तो देखिए, ये सभी मेथड जो होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? फीमेल स्टेरिलाइजेशन के अंदर। और मैंने ये टॉपिक कंप्लीट करवा दिया था आपको लास्ट सेशन के अंदर, ठीक है। वहाँ पे मैंने आपको स्टेरिलाइजेशन और उस फीमेल स्टेरिलाइजेशन की मैंने आपको इमेजेस बताई थी, और उनके मेथड भी मैंने आपको बताए थे। तो उसके अंदर एक मेथड था फिम्ब्रेक्टोमी, मैंने आपको बताया फिम्बरी इसके अंदर कट कर देते हैं जो ओवम से कनेक्ट रहती है लॉन्ग फिम्बरी को। तो ये मेथड जो होता है वो क्या होता है? क्रॉयनर मेथड, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं? फिम्ब्रेक्टोमी कर देते हैं। बाकी जैसे यूजिदा टेक्निक है, इसके अंदर अपन सेलाइन सॉल्यूशन भर के इसको कट कर देते हैं, ठीक है। अपन फेलोपियन ट्यूब को मिड पोर्शन में से काट देते हैं। और जो इरविंग मेथड है, इसके अंदर जो बोथ साइड से जो उस ट्यूब को लाइगेट करते हैं, फिर इसको मिड पोर्शन को काट के रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार की टेक्निक होती है। जबकि फिम्ब्रेक्टोमी में फिम्बरी को रिमूव करते हैं। इस मेथड को क्या बोलते हैं? क्रॉयनर मेथड। और ये मेडलर मेथड में कुछ नहीं करते हैं, बस फोर्सेप लेते हैं, और फोर्सेप लेके जो फिलोपियन ट्यूब का जो पार्ट रहते हैं उसको क्रश कर देते हैं, ठीक है। क्रश करके उसको लाइगेट कर देते हैं, बस इतना ही इसका काम रहता है। इतना सेफ भी नहीं है ये। बाकी क्रोनर, अपना आंसर क्या रहेगा इस एमसीक्यू का? ऑप्शन नंबर डी, क्रॉयनर मेथड। नेक्स्ट एमसीक्यू, ये सारे सारे एमसीक्यू बार बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, रिपीट हो चुके हैं बहुत बार। तो देखिए, आरडीए ऑफ आयोडीन इन लैक्टेशन इन माइक्रोग्राम, ठीक है। लैक्टेशन पीरियड के अंदर आयोडीन कितना देना चाहिए? 150, 220, 100, या फिर 250? लैक्टेशनल पीरियड के अंदर आयोडीन कितना देना चाहिए? रिकमेंडेड डेली अलाउंस कितना होना चाहिए लैक्टेशन पीरियड में? तो देखो, एक तो होता है लैक्टेशनल पीरियड, एक होता है प्रेग्नेंट पीरियड। दोनों में यहाँ पे डोज अलग अलग रहेगी। तो देखो, प्रेगनेंसी के अंदर ये डोज कितनी रहती है? तो 220 माइक्रोग्राम पर डे रहती है। और लैक्टेशन के अंदर कितनी रहती है? सॉरी, लैक्टेशन के अंदर ये कितनी रहेगी? 250, ठीक है। लैक्टेशनल पीरियड के अंदर कितनी रहेगी? 250, और प्रेगनेंसी के अंदर 220। ओके, दोनों अलग अलग होती है। एक प्रेगनेंसी में 220 माइक्रोग्राम पर डे, और लैक्टेशनल में 250 माइक्रोग्राम पर डे। नेक्स्ट एमसीक्यू, बेस्ट टाइम टू डू क्वाड्रिपल टेस्ट, क्वाड्रिपल टेस्ट को करने का बेस्ट टाइम क्या होता है? 8 to 12 वीक, 11 to 15 वीक, 15 to 20 वीक, या फिर 18 to 22 वीक? क्वाड्रिपल टेस्ट को करने का बेस्ट टाइम पीरियड क्या होता है?
क्या रहेगा आंसर अपना कि बेस्ट टाइम टू डू क्वाड्रिपल टेस्ट कब करते हैं? पूछा गया एमसीक्यू है ये। तो देखिए बेस्ट टाइम जो रहता है वो रहता है सेकंड ट्राइमेस्टर, और सेकंड ट्राइमेस्टर में भी कौन सा रहेगा आंसर अपना 15 टू 20 वीक्स पे। ठीक है, ये किस प्रकार का टेस्ट है? ये टेस्ट है मैटरनल स्क्रीनिंग टेस्ट। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रिपल टेस्ट स्क्रीनिंग, एक होता है क्वाड्रिपल। क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट और एक होता है ट्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट। ट्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होता है? एचसीजी, अल्फा फीटोप्रोटीन और एस्ट्रियोल को हम क्या करते हैं? चेक करते हैं इनके लेवल को। ठीक है, और क्वाड्रिपल के अंदर क्या करते हैं? एचसीजी को, एएफपी को, एस्ट्रियोल को, और इसके अंदर क्या ऐड करते हैं? इनहिबिन ए को, जो कार्पस ल्यूटियम से सिक्रेट होती है। और इनसे हम देखते हैं कि बच्चे के अंदर कोई प्रकार का बर्थ डिफेक्ट तो ना हो, कोई एनामिलीज ना हो। ठीक है, और ये कब करते हैं? क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट कब करते हैं? स्पेशली 15 टू 20 वीक के अंदर, और इनसे एमसीक्यू बनते हैं दोनों से ही। ड्रग दैट इज यूज्ड फॉर फीटल लंग मैच्योरिटी, फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए कौन सी ड्रग को यूज में लिया जाता है? ये एमसीक्यू हमने सोल्व कर लिया है। डेक्सामेथासोन, फोलिक एसिड, बैक्लोमेथासोन या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्या एमसीक्यू करेक्ट रहेगा? डेक्सामेथासोन। ठीक है, डेक्सामेथासोन यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। बीटामेथासोन और डेक्सामेथासोन जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग होती है, जिनको हम यहाँ पर यूज में लेते हैं, जो किसमें काम में आती है? फीटल लंग्स मैच्योरिटी के अंदर काम में दी जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फॉर प्री एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया का डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है? डिलीवरी ऑफ द बेबी, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, रेस्ट या फिर डाइट। तो देखो, जब मैंने आपको प्री एक्लेम्सिया पढ़ाया था उसके अंदर मैंने आपको बताया यहाँ पे डाइट का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम किसकी है? इसके अंदर क्या होता है? हाइपरटेंशन होता है। किसका? प्लेसेंटल आर्टरीज कैसी रहती है? यहाँ पे नेरो हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, स्पेशली कौन सी? स्पाइरल आर्टरी। उसी की वजह से क्या हो रहा है? प्रेशर इंक्रीज रहता है फीमेल का, जो डाइट से ठीक नहीं होगा। यहाँ पर मेडिकेशन लेना पड़ता है फीमेल को। मगर यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है, मतलब कंफर्मेटरी ट्रीटमेंट क्या है? तो वो होता है डिलीवरी ऑफ बेबी, बेबी को क्या कर दो? डिलीवर कर दो। इट डजेंट मीन कि अबॉर्शन करवा दो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि जब प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया हो गया तो उसका अबॉर्शन करवा दो फीमेल का। डिलीवरी ऑफ बेबी का मतलब क्या होता है कि उसकी डिलीवरी करवाओ, अगर बेबी टर्म है तो, या फिर नियर बाई टर्म है तो भी डिलीवरी करवा दो। इसका मतलब ये नहीं कि अबॉर्शन करवा दो। ठीक है, और दूसरा इससे क्या एमसीक्यू बनेगा? मोड ऑफ डिलीवरी ऑफ चॉइस, मोड ऑफ चॉइस ऑफ डिलीवरी की भी डिलीवरी कौन से मोड से होनी चाहिए? वेजाइनल मोड से, या फिर वेजाइनल डिलीवरी से यहाँ पे मोस्ट कॉमन डिलीवरी होनी चाहिए बेबी की। ऐसा नहीं आप एलएससीएस करके रिमूव कर दे रहे हो बेबी को। नेक्स्ट एमसीक्यू, बार्थोलिन सिस्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, बार्थोलिन जो ग्लैंड के अंदर सिस्ट फॉर्मेशन अगर हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या रहता है? एक्सीजन, एंटीबायोटिक्स, मार्सुपिलाइजेशन या फिर ड्रेनेज। सिस्ट का क्या करोगे? अगर सिस्ट बन गई है तो उसका प्रॉपर ड्रेनेज क्या, प्रॉपर चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा? तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर जो रहेगा वो रहेगा मार्सुपिलाइजेशन। ठीक है, क्या रहेगा आंसर? मार्सुपिलाइजेशन। इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? मार्सुपिलाइजेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू, गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेक्निक फॉर डायग्नोसिस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस को डायग्नोस करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है? लेप्रोस्कोपी, CA-125 लेवल, अल्ट्रासाउंड या फिर MRI।
गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या रहेगा यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पर आपका जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा एंडोमेट्रियोसिस के लिए वो होता है लेप्रोस्कोपी। ठीक है, लेप्रोस्कोपी आप प्रोसीजर से आप एंडोमेट्रियोसिस को आसानी से पता लगा सकते हो। और मोस्ट कॉमन साइट क्या रहती है एंडोमेट्रियोसिस की? तो वो रहती है ओवेरी। नेक्स्ट एमसीक्यू, चलिए अगला नेक्स्ट एमसीक्यू है अपना, मोस्ट कॉमन साइट फॉर एंडोमेट्रियोसिस। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कौन सा रहता है, ओवेरी। नेक्स्ट एमसीक्यू, फेलियर रेट ऑफ पोमेरॉय मेथड ऑफ ट्यूबल लाइगेशन। जब ट्यूबल लाइगेशन करते हैं उसका मेथड होता है क्या? पोमेरॉय मेथड। ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो उसका फेलियर रेट क्या है? 0.2%, 0.4%, 0.6% या फिर 0.8%? एमसीक्यू बनते हैं ऐसे, ऐसा नहीं कि मैं हर कुछ ही पढ़ा रहा हूँ आपको हर, ठीक है। एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यू हैं ये, और ये वही एमसीक्यू है कि या तो आपको आएंगे या आपको नहीं आएंगे, तुक्का नहीं लगेगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है इनमें कि आप समझ के इसका आंसर निकाल दोगे, कॉन्सेप्ट निकाल के इसका आंसर कर दोगे। पेमरॉय मेथड होता है फीमेल स्टेरिलाइजेशन का, इसका फेलियर रेट क्या है, कितना प्रतिशत है? देखिए यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 0.4%। ठीक है, 0.4% यहाँ पे क्या रहेगा, आंसर रहेगा पेमरॉय मेथड का। इमेजेस वगैरह सब बता रखी है मैंने, तो अब आप क्या करोगे, खुद से इसकी इमेज देखोगे। ठीक है, मैं अगर एक एक चीज़ वापस पढ़ाने लग गया तो टाइम आप लोगों का वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे भूल गए हो पेमरॉय मेथड क्या होता है, तो एक बार जरूर इमेज देख लें। नेक्स्ट एमसीक्यू, टी डेप वैक्सीन इज गिवन इन विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी। टी डेप वैक्सीन होती है, ये प्रेगनेंसी के अंदर कौन से वीक के अंदर लगती है, कौन से वीक के जो टाइम के अंदर लगती है? 10 to 16 वीक, 17 to 22 वीक्स में, 22 to 26 वीक में, 27 to 36 वीक में। टी डेप वैक्सीन कब लगाई जाती है? तो देखिए टी डेप वैक्सीन कब लगाते हैं अपन? 27 से लेकर 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पे लगाई जाती है। और आइडियली वैक्सीनेशन भी प्रेगनेंसी के अंदर इसी टाइम पीरियड के अंदर किया जाता है, भले वो रोगाम इंजेक्शन ही क्यों हो। अगर प्रोफाइलेक्टिकली रोगाम इंजेक्शन देना हो तो कब देते हैं, ये मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। जब मैंने आपको रोगाम से 2-4 एमसीक्यू पहले बता रखे हैं, ठीक है, उसके अंदर बताया हुआ है। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करना कि प्रोफाइलेक्टिकली रोगाम इंजेक्शन लगाना है कब लगाते हैं। प्रोफाइलेक्टिकली सबसे पहले तो कि अगर किसी मदर को डिलीवरी हुई थी और उसमें RH नेगेटिव मदर थी, RH पॉजिटिव बच्चा था, तो RH एंड इनका जो आपका RH इनकम्पिटेंसी हो गई वहाँ पे बच्चे में। अब आपको पता है कि भाई पहले बच्चे में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो दूसरे बच्चे में ना हो, तो उसमें फीमेल में अपन प्रोफाइलेक्टिकली रोगाम का इंजेक्शन लगाते हैं। तो वो इंजेक्शन कब लगता है, कितने वीक पे लगाते हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। अगर आप नहीं बताते हो तो प्लीज़ आप इसको खुद से देख लेना। कमेंट करने में शर्म आ रही तो कोई बात नहीं, खुद से देख लेना, एमसीक्यू बनता है इससे। नेक्स्ट एमसीक्यू, मेथार्जिन इज गिवन फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ। मेथार्जिन अपन प्रोवाइड करवाते हैं एज ए प्रोफाइलेक्सिकली, क्यों करवाते हैं? एनीमिया से प्रिवेंट करने के लिए, कार्डियक डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए, रीनल डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए, या फिर लंग डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए। मेथार्जिन, सो मेथार्जिन इज गिवन फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। एनीमिया से क्या करता है ये, प्रिवेंट करता है। कब देते हैं इसको, यूज कब करते हैं? एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में, टू प्रिवेंट
ब्लीडिंग, ठीक है। एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का, तब हम इसको मेथार्जिन इंजेक्शन लगाते हैं टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, ब्लीडिंग से प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट, अगर मेथार्जिन से एमसीक्यू बनेगा तो ये बनता है, ये किसका डेरिवेटिव होता है, तो ये रहता है एर्गोट डेरिवेटिव। डिराइव्ड फ्रॉम किससे लिया जाता है, तो लेसर्जिक एसिड, ठीक है। ये हो गया मेथार्जिन से रिलेटेड एक दो एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, 6-year-old सन ऑफ प्रेग्नेंट वुमन इज सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स। 6-year-old सन है प्रेग्नेंट वुमन का, जो जिसको क्या हो गया है, चिकन पॉक्स से वो सफ़र कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन टू प्रेग्नेंट वुमन। अब प्रेग्नेंट वुमन को हम क्या देंगे, ठीक है, एसाइक्लोवियर देंगे, एसाइक्लोवियर प्लस इम्यूनोग्लोबुलिन, ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन, या फिर उसको वैक्सीनेशन करेंगे चिकन पॉक्स के लिए। तो देखो वैक्सीनेशन यहाँ पे अपन रिकमेंड नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी तो यहाँ पे क्या रहेगा, गलत रहेगा। स्पेशली कौन सी वैक्सीन, वेरिसेला वैक्सीन, वेरिसेला वैक्सीन नॉट रिकमेंडेड इन प्रेगनेंसी। ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन, ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन भी हम यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, ये हम उनको करवाते हैं जिनको एक्सपोज्ड हो चुका है और वो इम्यून नहीं है, ठीक है। यहाँ पर तो हम उसको फीमेल को अपन एज ए प्रोफाइलेक्सिकली अगर हम यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या करवाओगे, क्या आपका रहेगा आंसर, तो यहाँ पे रहेगा आंसर अपना क्या, एसाइक्लोवियर प्लस इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन हम यहाँ पे नहीं देंगे, साथ में हम एसाइक्लोवियर भी प्रोवाइड करवाते हैं। एसाइक्लोवियर क्या रहती है, सेफ रहती है प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए ये इन्फेक्शन को रेंज को भी कम कर देती है, ठीक है। फीमेल के अंदर सेफ रहती है, रिड्यूस करती है ड्यूरेशन ऑफ इलनेस, सेफ इन प्रेगनेंसी एंड रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इलनेस। तो आपका आंसर क्या जाएगा यहाँ पे करेक्ट, एसाइक्लोवियर एंड इम्यूनोग्लोबुलिन। इसका कोई कंजेनाइटली इतना इफेक्ट नहीं बताया गया है एसाइक्लोवियर का, तो यहाँ पे सेफ ड्रग मानी जाती है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मलेरिया इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर मलेरिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है, क्लोरोक्विन, क्विनिन, प्राइमाक्विन, या फिर आर्टिसोनेट। देखो ये चारों ही ड्रग जो है वो मलेरिया के अंदर दी जाती है, मगर प्रेगनेंसी के अंदर कौन सी ड्रग को ड्रग ऑफ चॉइस माना गया है, तो ये ड्रग होती है क्लोरोक्विन, ठीक है। फर्स्ट चॉइस ऑफ द ड्रग कौन सी मानी जाती है, क्लोरोक्विन। तो आज हमने खूब सारे एमसीक्यूज को सोल्व किया है, ठीक है। कल एग्जाम से पहले प्री की लास्ट क्लास रहेगी, ये सारे एमसीक्यूज आज के थे वो किसके थे, प्री से रिलेटेड थे। और टॉपिक्स जो मैंने आपको इसके अंदर पढ़ाए हैं, अगर वक्त मिले आपको तो खुद से एक बार शॉर्ट रिवीजन को देखते हुए चले जाना, कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह को एमसीक्यू बनते हैं इन सब से, ओके। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जुड़ने के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।